प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पिछली क्लास में हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषाओं को जाना था, उसकी अवधारणा को समझा था। अब इस क्लास में हम अन्य अवधारणाओं को समझेंगे जो इनसे संबंधित हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो ये हमने पिछले टॉपिक्स पे देख लिया था, वैद्युत विभव देख लिया था हमने, वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक। अब जो है इस टॉपिक में वो जो इसमें इस अन्य चीज़ें हैं उनको हमने नोट के रूप में लिखा है। तो पहला जो है कि जो अनंत पर वैद्युत विभव का मान नगण्य होता है या शून्य होता है। सीधी सी बात है कि अनंत की बात अगर हम करेंगे, अनंत पर अगर परीक्षण धनावेश रखा है या कोई अनंत पर आप वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है, अनंत पर अगर आप वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं तो अनंत पर हमेशा वैद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है वैद्युत विभवांतर की विमा या वैद्युत विभव की विमा। तो आपने देखा कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का लगभग सूत्र एक जैसा होता है। ठीक है, डेफिनेशन से थोड़ा अंतर है, पर जो वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर बराबर होता है वो W/Q0 होता है। मान एक ही होता है, उनके मात्रक एक ही हैं तो उनकी विमाएँ भी एक ही होती हैं। तो हम किसी भी एक की विमा निकाल लेते हैं, वही विमा दूसरे की भी हो जाएगी। तो वैद्युत विभव की हम विमा निकाल लेते हैं। तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या आता है? V = W/Q0। तो यहाँ से वैद्युत विभव यानी V की विमा क्या हो जाएगी? W की विमा बटा Q0 की विमा। W क्या है? कार्य की विमा क्या होती है आप जानते हैं, mL² T⁻²। और जो ये Q0 है ये आवेश की विमा क्या होती है? AT होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा AT, तो ये तो ऐसे ही रहेगा mL² T⁻²। और ये जो आ जाएगा ऊपर जाएगा A⁻⁻1 और T⁻⁻1 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये m और L² यहाँ है, यहाँ L² नहीं तो L² ही रहेगा। अभी T⁻² है, यहाँ T⁻1 है, तो कितना हो जाएंगे? दोनों घात जुड़ जाएंगे, तो T⁻3 और फिर ये गुणा क्या हो जाएगा? A⁻1। तो ये V की विमा हो गई, ये वाला हो गया V की विमा। ठीक है। तो सेम यही वैद्युत विभवांतर की विमा भी हो जाएगी। जो वैद्युत विभव की विमा है वही वैद्युत विभवांतर की विमा भी होती है। दोनों की विमाएँ समान होती हैं, तो सूत्र समान है, मात्रक भी समान ही होंगे। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे जो अन्य संबंधित चीज़ें हैं वैद्युत विभव और विभवांतर से। अब देखिए, वैद्युत आवेश का जो प्रभाव होगा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रयोग भी हमने आगे करना है। वैद्युत आवेश का प्रभाव सदैव कहाँ से कहाँ की ओर होगा? जिस बिंदु पर उच्च विभव होगा वहाँ से होगा, और किधर की ओर होगा? निम्न विभव की ओर होगा। जिस बिंदु की ओर, जहाँ पर बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर विभव क्या है? निम्न है, यानी कम है। ठीक है ना। तो याद रखना है आपने, विद्युत आवेश का प्रभाव हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब देखिए, ये चौथा पॉइंट है 1 वोल्ट विभवांतर। तो कभी कभी ये परीक्षा में 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। तो देखिए क्या होता है इसमें। क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये हरी बाउंड्री से हम दिखा रहे हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें ये दो बिंदु हैं, बिंदु A और ये बिंदु B हैं। और मान लीजिए ये परीक्षण धनावेश है Q0। इस Q0 का मान कितना है? 1 कूलाम है, एकांक है। तो अब इस परीक्षण धनावेश को बिंदु B से A तक ले जाने में अगर मान लीजिए कितना कार्य होता है? 1 जूल कार्य होता है। कितना कार्य होता है? 1 जूल। क्या कहा हमने? फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु हैं A और B, और जो ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं में से एक बिंदु मान लीजिए B बिंदु है, जहाँ पर एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है, जहाँ पर उस परीक्षण धनावेश का जो मान है एकांक है, यानी 1 कूलाम है। और बिंदु B से बिंदु A तक जब इस परीक्षण धनावेश को ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है? हमें 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो अब इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा भी वो कितने वोल्ट के बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। समझ गए होंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कब होगा? जब
उन दो बिंदुओं में से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण धनावेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तब हम कहेंगे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। इसको पहले समझ लेते हैं कैसे, जो अभी हमने बताया वैद्युत विभवांतर से परिभाषा से VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, W/Q0। B से A तक ले जा रहे हैं तो VA माइनस VB हो जाएगा। B से A को ले जा रहे हैं परीक्षण धनावेश को, ठीक है। तो यदि अगर ये इस परीक्षण धनावेश को B से A तक ले जाने में कितना कार्य किया गया, 1 जूल। W का मान अगर 1 जूल हो जाए और जो ये परीक्षण धनावेश है इसका मान भी, इसका परिमाण भी कितना हो जाए, 1 कूलम, एकांक हो जाए। तो अब देखो इस सूत्र में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो क्या मान आ जाएगा, W का मान कितना हो गया, W का मान 1 हो गया तो 1 रख दिया, ठीक है। W का मान हमारे पास कितना 1 है तो 1 रख दिया। और इसी प्रकार से Q0 का मान भी 1 है तो Q0 का मान भी कितना रख दिया, 1 रख दिया। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 1/1 कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो ये परिभाषा हमारी आ जाएगी इस प्रकार से कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, 1 जूल कार्य किया जाए। किसको, एकांक परीक्षण धनावेश को, ठीक है। ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, 1 जूल कार्य करना पड़ा। तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1, ठीक है। अब इसी तरह से 5वां पॉइंट है, इससे नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है। अब मान लीजिए ये बिंदु B कहाँ पर है, आपका अनंत पर है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर है। तो आपने अभी पहला पॉइंट देखा, जब हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर कोई बिंदु अनंत पर होता है तो वहाँ पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अनंत पर है तो हमने V इन्फिनिटी कह दिया इसको। इस इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, V इन्फिनिटी। यानी जो VB, जो विभव VB पर होना था पहले, जो B पॉइंट था वो अनंत पर आप मान रहे हैं, तो VB का मान कितना हो जाएगा, V इन्फिनिटी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। B पॉइंट कहाँ पर चला गया, अनंत पर चला गया। तो अनंत पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 0। यानी अब VB का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि यदि बिंदु B अनंत पर स्थित हो तो VB बराबर V इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, 0। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, अगर इसी के लिए, इसी कंडीशन के लिए यहाँ पर VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W/Q0 से। अब VA माइनस VB का मान कितना हो गया, यहाँ पर V इन्फिनिटी हो गया। V इन्फिनिटी अनंत पर चला गया, V इन्फिनिटी बराबर W/Q0 और V इन्फिनिटी का मान कितना है, 0। तो यहाँ अगला स्टेप जो आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, VA माइनस 0 आएगा। VA माइनस 0 कितना होगा, VA, और ये W/Q0, V इन्फिनिटी का मान 0 है। तो अब क्या है, इसका क्या अर्थ है, जो हमने ये पॉइंट लिखा है कि अगर ये बिंदु B अनंत पर है तो इस बिंदु पर विभव तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो शेष जो अब पॉइंट बचा आपका A, अब वहां पर वो विभव, ये VA बराबर W/Q0 क्या दिखाएगा, जो ये वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A है वहां पर विभव। इसीलिए हमने यहाँ पे VA बराबर W/Q0 आया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, बिंदु A पर वैद्युत विभव को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए जो ये छठा पॉइंट है, इस छठे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जो ये हरी बाउंड्री दिखा रही है, ये वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही है। किसका वैद्युत क्षेत्र है, ये स्रोत आवेश जो +Q है, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, E से। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश है, और ये परीक्षण धनावेश कैसा है, एकांक है। यानी Q0 बराबर कैसा है, हमारे पास 1 कूलाम है, इसका मान 1 है। तो अब देखो इस परीक्षण धनावेश को हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, B से A तक ले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, +Q आवेश से, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में दिखा भी रखी हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि हम जो परीक्षण धनावेश है उसको तो हम B से A की ओर ले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो अब हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत जो ये एकांक परीक्षण धनावेश है, एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं हम, B से A तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा W, वो किसके बराबर होगा, उन दोनों बिंदु, जो ये दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक समाकलन के बराबर होगा। उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो क्या होगा, A और B जो है बिंदु, B और A जो बिंदु हैं, उनके बीच ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होगा। किसका रेखीय समाकलन, वैद्युत क्षेत्र के। कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको, B to A
ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब समझिए इसको क्या होता है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये लिख दिया है। ये है आपके पास, मान लीजिए ये बी बिंदु है और ए बिंदु है जो यहाँ पर बना रखा है, वो मैंने यहाँ बना दिया। आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, बिंदु बी से और बिंदु ए की ओर क्या ले जा रहे हैं आप, किसी परीक्षण धनावेश को ले जा रहे हैं। मान लीजिए किसी क्षण इसके बीच ये पी क्यू बिंदु हैं, दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी ये डी एल है। जो ये डी एल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये डी एल है। ये डी एल क्या है आपका, सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म दूरी है, बहुत सूक्ष्म दूरी है। कैसी दूरी है ये, बहुत सूक्ष्म दूरी है। कौन सी दूरी, ये डी एल। तो इस डी एल को हमने एक सदिश की तरह प्रयोग किया। ये सूक्ष्म दूरी क्या है, एक सदिश है, सदिश दूरी है एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या क्या सकते हैं, यहाँ पर जब हम इसको ई वेक्टर, ई तो सदिश राशि है, डी एल भी हमने सदिश राशि ले ली जो कि एक सूक्ष्म दूरी है। तो ई डॉट डी एल क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। आपने 11th में पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर राशियों का डॉट प्रोडक्ट। और जब ये चिन्ह हमने इस पर लगा दिया, ये वाला चिन्ह, इसको कहते हैं समाकलन का चिन्ह या इंटीग्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये बी टू ए, ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। कहाँ से कहाँ गति कर रहा है एकांक परीक्षण धनावेश, बी से ए तक। तो इस क्वांटिटी को कहेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को क्या कहेंगे, बी, उन दो बिंदुओं यानी बिंदु बी और ए के बीच क्या है, वैद्युत क्षेत्र का ये रेखीय समाकलन है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, बिंदु बी तथा ए के बीच वैद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक रेखीय समाकलन। वैद्युत क्षेत्र का, और माइनस हम यहाँ पर लगा देते, ये मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये इधर वाली राशि क्या है, ये बिंदु बी तथा ए के बीच वैद्युत क्षेत्र जो ई है उसका ऋणात्मक रेखीय समाकलन। रेखीय कौन प्रदर्शित कर रहा है, डी एल, और समाकलन कौन प्रदर्शित कर रहा है, ये समाकलन का चिन्ह। और ये ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऋण चिन्ह को। और ये वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो W है वो किसके बराबर होगा, जो वैद्युत क्षेत्र है उन दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। और इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण नंबर 1 से प्रदर्शित कर दिया। अब इसको वैद्युत विभवांतर के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर वैद्युत विभवांतर, तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर क्या है, W/Q0। हम जानते हैं वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। अब ये परीक्षण धनावेश अगर इसका मान Q0 बराबर 1 हो तो VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है अब इस विभवांतर का मान हम किसके बराबर रख सकते हैं, इस समीकरण नंबर 1 में जो W है, तो ये विभवांतर VA माइनस VB बराबर क्या हो गया, माइनस B टू A और ऋणात्मक चिन्ह के साथ A टू B, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, समाकलन चिन्ह B टू A वेक्टर E डॉट DL। यानी अब इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वैद्युत क्षेत्र में, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, किसके बराबर होता है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र के उन दो बिंदुओं के बीच, जिन दो बिंदुओं के बीच आप वैद्युत विभवांतर निकालें उन दो बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है उसके ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। क्या, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच के वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। ये हमने इस तरह से प्रदर्शित किया। तो इन सूत्रों का भी प्रयोग हमने आगे करना है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, 5-6 बातें जो विद्युत और विभवांतर से संबंधित थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।